भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। पहला जिसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा जिसे कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र और जो तीसरा क्षेत्रक है उसका नाम है तृतीयक या फिर इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, कच्चा माल, खनन, मत्स्य पालन आदि सभी क्रियाएं शामिल हैं। और ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ये प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करता है, जिनसे उन उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग जो हैं ये क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं और उनसे उन चीजों का अलग अलग प्रकार के पदार्थों में या वस्तुओं में निर्माण करते हैं। जैसे कि इन्होंने प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं प्राप्त किया और इसी गेहूं से आटा बनाया। मिलों में या उद्योगों में इन्होंने इसकी पिसाई की और हमें आटा प्राप्त हुआ। और ठीक वैसे ही प्राथमिक क्षेत्र से हमें रेशा मिला, उसी रेशे को उद्योगों में कपड़ों के रूप में परिवर्तित किया गया। हमें प्राथमिक क्षेत्र से लकड़ी मिली, उसी लकड़ी को उद्योगों में फर्नीचर के रूप में परिवर्तित किया गया। तो ये होता है द्वितीयक क्षेत्रक। इन्हें ये जो सारी क्रियाएं हैं ये द्वितीयक क्षेत्र में गिनी जाती हैं। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र को हम और किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र से। तो तृतीयक क्षेत्र स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में परिवहन की आवश्यकता होती है। उत्पादन तथा व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए टेलीफोन, बैंकों से लोन, वस्तुओं के भंडारण आदि की प्रक्रियाएं शामिल हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आदि ये सब किसके उदाहरण हैं? सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो तृतीयक क्षेत्र है ये स्वयं वस्तुओं का निर्माण नहीं करता है बल्कि जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा या द्वितीयक क्षेत्र है उनके विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया जाता है तो उस गन्ने को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए ये परिवहन उपलब्ध करवाता है और परिवहन जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। अब व्यापारियों से बातचीत करने के लिए व्यापारी किस चीज का प्रयोग करते हैं? फोन सुविधाओं का, जो संचार की सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीयक क्षेत्र हो ये बैंक से लोनिंग भी करते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रकों को विकास प्रदान करने का कार्य करता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। जैसे कि गन्ना है, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में इसका प्रयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। अंडे हैं, अंडों का प्रयोग द्वितीयक क्षेत्र में कई तरह का सामान बनाने के लिए किया जाता है, जैसे बेकरी का सामान हो गया, केक, बिस्किट वगैरह हो गए। गेहूं है, गेहूं से कई प्रकार की वस्तुएं द्वितीयक क्षेत्र में बनाई जाती है। आटा, सूजी, मैदा, दलिया ये सारी चीजें गेहूं से बनाई जाती हैं। गाय के दूध से कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं, घी, मक्खन, छाछ, कई प्रकार के उत्पाद जो है उससे बनाए जाते हैं और कई प्रकार की मिठाइयों में, केक में या और भी बेकरी के सामान में इसका प्रयोग किया जाता है। फूल है, फूलों का इत्र, फूलों से इत्र बनाया जाता है और ये कार्य किसमें किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पे हमने
गोल्ड माइन का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में सोना लिया जाता है और द्वितीयक क्षेत्रक में उसे आभूषणों में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्रक के विकास का आधार का क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। अब इन दोनों क्षेत्रकों के, द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रक के विकास का आधार है तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि ये इन दोनों क्षेत्रों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इनके लिए बैंकिंग की व्यवस्था करता है, बैंक लोन की व्यवस्था करता है, इनके लिए परिवहन की व्यवस्था करता है, इनके लिए संचार की व्यवस्था करता है। तो कहा जाए तो तृतीय क्षेत्र जो है इन दोनों क्षेत्रकों के विकास का आधार है। तो हम जानेंगे आर्थिक गतिविधियों के विभाजन की उपयोगिता के बारे में कि इन जो आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके विभाजन की क्या उपयोगिता है। ये क्वेश्चन आपके इस लेसन की एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन भी है कि क्या आप मानते हैं आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल इसके विभाजन की उपयोगिता है और बहुत अधिक उपयोगिता है। इस बात को हम इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में योगदान। इन गतिविधियों का विभाजन हमें बताता है कि किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है, द्वितीयक कितना और तृतीयक कितना योगदान दे रहा है। दूसरा पॉइंट है व्यवसाय के बारे में जानकारी। तो गतिविधियों का विभाजन हमें बताता है कि कौन भारत की या किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो लोग हैं, उसकी जो जनसंख्या है, उसमें कितने प्रतिशत लोग कौन सी क्षेत्रक में कार्यरत है, कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्रक में, कितने द्वितीयक में और कितने तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस बात की जानकारी हमें ये आर्थिक गतिविधियों का विभाजन ही बताता है। फिर नंबर 3 पे है विकास का सूचक। ये जो विभाजन है ये अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक भी है। इसमें होने वाले बदलाव हमें बताते हैं कि अर्थव्यवस्था से इसको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के बाद जो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं थी उनमें कमी आ गई, जबकि जो तृतीय क्षेत्र था उसमें वृद्धि हुई, उसकी सेवाओं में या उसके विकास में वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में भी वृद्धि हुई। तो ये विभाजन हमें अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद है जीडीपी में कितना योगदान। ये जो जीडीपी शब्द है इसे आगे आने वाली स्लाइड में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये विभाजन हमें बताता है कि किस क्षेत्र का देश की जो अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें कितना योगदान है। और नंबर 5 पे संगठित और असंगठित क्षेत्र का अनुपात। तो इन गतिविधियों के विभाजन से हमें पता चलता है कि देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र का क्या अनुपात है। अब हम बात करेंगे अंतिम वस्तु और या सेवाओं के बारे में। आपने 9th क्लास में भी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बारे में पढ़ा होगा और अभी 10th में भी आप इस शब्द को बार बार सुनेंगे। तो अंतिम वस्तुएं होती क्या हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। जो वस्तु उपभोक्ताओं तक पहुंचती है उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं है, किसानों से हमें गेहूं प्राप्त हुआ, उस गेहूं को आटा मिल में आटे के रूप में परिवर्तित किया गया और इस आटे को फिर बेकरी में बिस्किट के रूप में परिवर्तित किया गया। तो अब ये बिस्किट खाने के लिए उपलब्ध है या तैयार है बिल्कुल, तो इस बिस्किट को हम कहेंगे अंतिम वस्तु। ये बिस्किट क्या है? अंतिम वस्तु है। अब मान लीजिए आपका बिस्किट खाने का मन करता है, तो आप क्या करेंगे? दुकान पे जाके बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे और बिस्किट खा लेंगे, ना कि आप गेहूं खरीदेंगे, फिर उसको आटा चक्की में पिसवाएंगे और फिर उसे बेकरी में ले जाकर बिस्किट बनवाएंगे। आप डायरेक्ट उसका पैकेट खरीदेंगे। तो इसलिए बिस्किट हमारे लिए क्या है? अंतिम वस्तु है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो
अंतिम वस्तु या सेवाएं हैं, इनकी गणना ही क्यों की जाती है? ये जो बीच वाली वस्तुएं हैं, इनकी गणना क्यों नहीं की जाती? तो इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने ये जो गेहूं है इसे 8 रुपए किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से किसी आटा मिल वाले को बेच दिया। अब आटा मिल वाले ने क्या किया, इस गेहूं को इसकी पिसाई की और 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने इसको किसको बेच दिया? बेकरी वाले को बेच दिया। बेकरी वाले ने बिस्किट बनाने के लिए और भी इसमें कई सारी चीजें ऐड की, जैसे तेल हो गया, चीनी हो गई, और या कोई और भी चीजें इसमें यूज की होंगी। तो इन सब चीजों का यूज करने के लिए उसने इनका मूल्य भी चुकाया है। चीनी का मूल्य दिया है, आटे का मूल्य दिया है, और साथ ही तेल का मूल्य दिया है, और साथ ही जिसने बिस्किट बनाए हैं, जो कारीगर उसने रखे हैं, काम करने वाले लोग रखे हैं, उनका पारिश्रमिक भी उन्हें दिया होगा। इन सभी लागतों को, इन सभी चीजों को मिलाकर उसने बिस्किट का मूल्य निर्धारित किया, और साथ में उसने अपना प्रॉफिट भी इसमें जरूर रखा होगा, क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो बिना लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता। तो इन सब का मूल्य निर्धारित करने, इनकी लागत निर्धारित करने के बाद उसने बिस्किट का मूल्य निर्धारित किया। उसके बाद इसने 30 रुपए की दर से, प्रति पैकेट की दर से उसने ये जो बिस्किट का पैकेट है ये बेच दिया, इसको बेचा। तो अब हम इस मूल्य को लेंगे, क्योंकि इस 30 रुपए में इन सभी वस्तुओं के मूल्य जो है वो सम्मिलित है, ना कि हम इन बीच वाली वस्तुओं के एक एक के मूल्य को लेंगे। ये इसलिए भी ज्यादा सरल या आसान होता है क्योंकि इन सभी वस्तुओं के मूल्य इसमें पहले से ही शामिल होते हैं, तब जाके हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं। अब हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे आने वाली क्लासेस में भी आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में से सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। तीनों जो पर्टिकुलर एक क्षेत्रक है, मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्रक है, उस क्षेत्रक द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। जो अंतिम वस्तुएं हैं उनका मूल्य, इसको अगर जोड़ा जाए तो इससे बनता है कुल उत्पादन। ये तो हो गया एक क्षेत्रक का। अब हमारी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? 3 क्षेत्रक। तो इन तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाता है। जितनी जीडीपी अधिक होगी, सकल घरेलू उत्पाद जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतना ज्यादा वृद्धि करेगी, उसे उतना ज्यादा समृद्धशाली माना जाएगा, और जितने इस उत्पाद में कमी होगी, अर्थव्यवस्था की अवनति भी उतनी अधिक होगी। तो भारत में ये जो जीडीपी का मापन है, ये किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब हम जानेंगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में। तीनों क्षेत्रकों की क्या स्थिति है? तो इस ग्राफ की सहायता से हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है उसमें अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था की तीनों क्षेत्रकों का कितना कितना या क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ जो है ये ले रहे हैं वर्ष 1973-74 का। इसमें ये जो नीले वाला पोर्शन है ये है प्राथमिक क्षेत्र, और ऑरेंज वाला द्वितीय क्षेत्र, और ग्रीन वाला तृतीय क्षेत्र। तो इसमें आप देख रहे हैं वर्ष 1973 और 74 में जो
देश की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी थी उसमें प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा था, जबकि जो सेकेंडरी या फिर द्वितीय क्षेत्रक है उसका योगदान बहुत ही कम रहा। अब बात करें 2013-14 के ग्राफ की, तो इसमें ये जो तृतीय क्षेत्रक है इसमें आप बहुत अधिक वृद्धि देख रहे हैं, पहले की तुलना में इसमें बहुत अधिक विकास हुआ है। इसका योगदान जीडीपी में सबसे अधिक हुआ रहा है इसका योगदान। और ये जो सेकेंडरी क्षेत्र है, सेक्टर है, इसका योगदान प्राथमिक क्षेत्र से अधिक है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उतना नहीं रहा है जीडीपी में, और जो ये द्वितीय क्षेत्रक है इसका योगदान बहुत रहा है। लेकिन इन तीनों की अगर तुलना की जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक, फिर द्वितीय का और फिर प्रथम क्षेत्र का योगदान रहा है। अब ये जो तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का जो महत्व बढ़ रहा है वो किन वजहों से, किन कारणों से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत सेवाओं जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, पुलिस, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, परिवहन, बैंक, बीमा आदि की जो आवश्यकता होती है, ये सब की सब सेवाएं किसमें आती हैं? तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। और आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो दो क्षेत्रक हैं हमारे, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक है, इन दोनों क्षेत्रकों का विकास जो है वो तृतीय क्षेत्रक पर निर्भर करता है, क्योंकि ये बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो सुविधाएं जो है वो इन दोनों क्षेत्रकों को प्रदान करता है। तो तीसरे क्षेत्रक में ये मूलभूत आवश्यकताएं या सेवाएं आती हैं, जैसे चिकित्सीय सेवा है, शैक्षणिक सेवा है, परिवहन की सेवा है, पुलिस, डाक, तार विभाग, अन्य कई सारी सेवाएं हैं जो इसमें आती हैं, और इन सभी सेवाओं का विकास होना अति आवश्यक है। नंबर 2, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में जितनी वृद्धि होगी तृतीय क्षेत्रक में भी उतनी ही वृद्धि होगी। मतलब कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जो है वो तृतीय क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादित सामान के लिए यातायात, व्यापार, भंडारण आदि की जरूरत पड़ती है, और ये सारी सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्रक में आती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तृतीय क्षेत्रक क्या सेवा उपलब्ध करवाता है? परिवहन सेवा उपलब्ध करवाता है। अब इन वस्तुओं का भंडारण करने के लिए भी तृतीय क्षेत्रक ही भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो इसी तीसरे क्षेत्रक के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जिस कारण इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। अब नंबर 3 पे है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है उनकी अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए भी मांग जो है वो बढ़ जाती है, और ये सभी सेवाएं किसमें आती हैं? तृतीय क्षेत्रक में आती है। जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती जाती है, लोग अपने लिए और अधिक से अधिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, महंगी से महंगी चीजें, विदेशों में घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये सारी चीजें वो चाहते हैं। तो ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो इस करके भी तृतीय क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 4, पिछले कुछ दशकों में सूचना और प्रौद्योगिकी ने बहुत अधिक विकास किया है। ये सभी सेवाएं भी तृतीय क्षेत्र का ही हिस्सा हैं। आप लोगों ने देखा होगा घरों में टेलीफोन है, नेटवर्क कनेक्शन है, टीवी है, और भी कई सारी, जैसे अभी 4G 5G पे काम चला हुआ है, 6G पे काम चला हुआ है। तो ये सारी सेवाएं जो है पिछले कुछ दशकों से बहुत अधिक बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर बैंकिंग की बात की जाए तो ATM सुविधा है, ये भी सेवा क्षेत्र में आता है। तो इन सभी सुविधाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और
आज का जो समाज है वो इन सेवाओं पे बहुत अधिक निर्भर हो चुका है। मतलब हमारे विकास के लिए ये सारी सुविधाएं जो है वो अति आवश्यक है। तो इस कारण भी इस तृतीय क्षेत्र का महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है।